आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 जुलाई के करंट अफेयर्स, संडे को तो ऑफ रहता है दोस्तों, तो ये आपके सामने हाजिर है। 5 करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आंसर राइटिंग का शानदार कोर्स आप अवेल करें। सिर्फ 600 रुपये में आपको आंसर कैसे लिखना है। वैसे ये करंट अफेयर्स भी उसी हिसाब से है। आपकी मिस्टेक्स, एस्से राइटिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। 20 जुलाई से क्लास शुरू हो रही है, तो बस 3 दिन है। तो आखिरकार एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है पॉलिनेटर्स पे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और एक्चुअल में जो बीज और बाकी इंसेक्ट्स हैं, एयर पोल्यूशन से ये मर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट की बात करें, और अगर आप बीज और बाकी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात करें, तो ये ज्यादा खतरनाक जो एयर पोल्यूशन है, ये इनके लिए ज्यादा खतरनाक है। क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट से भी ज्यादा एयर पोल्यूशन को खतरनाक है, क्योंकि ये मार रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था ना, कि किसने बोला था, देख लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसी से ही तो ये क्या करती हैं, ये नेक्टर लेके कहां जाती हैं, पौधों में जाती है, जिसकी वजह से फूल जो हैं वो बढ़ते हैं, बनते हैं, और पूरी दुनिया चलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग रिसर्च ने 120 साइंटिफिक पेपर्स का डेटा एनालाइज किया और 40 तरीके के इंसेक्ट्स 19 देशों में एनालाइज किया, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो पॉलिनेटर्स होता है, जैसे बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाई, 39% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। क्यों? एयर पॉल्यूशन की वजह से। प्लांट ईटिंग एफिड्स जो होते हैं और बाकी पेस्ट होते हैं, वो इंपैक्टेड नहीं हुए, दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड, ठीक है। अब जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, वो इन्हीं सेंट बेस्ड कम्युनिकेशन पे होता क्या है। देखिए, हर किसी को अपनी प्रजाति को बढ़ाना है। हम क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इंसेक्ट्स भी यही करते हैं। मेट्स को, यानी कि अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, खाना खाने के लिए, ये क्या करते हैं, ये सेंट छोड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हमारे पास भी फेरोमोन्स है। जानवर एक तरीके का हार्मोन, यानी कि सेंट छोड़ते हैं, जो हमको खुशबू नहीं आएगी लेकिन दूसरों को आएगी। मतलब जो दूसरे जानवर है, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, तो मतलब जैसे कुतिया है या कुत्ता है, तो वो अपना सेंट छोड़ेंगे ताकि अट्रैक्ट करे वो। ऐसे ही जो इंसेक्ट्स है ना, वो इसी सेंट बेस्ड कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है। अब ये सेंट बेस्ड, जैसे फ्लावर्स है ना, फूलों को लोकेट करने के लिए, मेट्स या प्रे को हंट करने के लिए इंसेक्ट्स इस पे डिपेंडेंट है। अब जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, एक्चुअली इनकी सेंसेस होती हैं, जो ये इंसेक्ट्स होती हैं, जैसे बीज हैं और बाकी। लेकिन अगर बीच में एयर पोल्यूशन आ गया, तो भाई पोल्यूशन होता ना, ये बदबू कहां से आ गई, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एयर पोल्यूटेंट्स इनकी सेंट ट्रेल्स को बदलेंगे और इंसेक्ट ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उधर है जाना है, फूल उधर पे है, लेकिन इधर बदबू आई, नाले में चले गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से इनके जो सेंसरी लैंडस्केप है, ये इफेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे पेस्ट जो हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर विजुअल क्यूज पे डिपेंड हैं, ओके। अब जैसे जो सेंट पे डिपेंडेंट है, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट कांटेक्ट की, सीधा देख लिया, हमने देखा है, हमको यहीं पे ही आना है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए। अब क्या है कि आप एक तरीके से, आपको एक पार्क जाना है, अब एक बार आपने पार्क देख लिया है तो आप वहां चले जाओगे। लेकिन दूसरे तरीके के इंसान होंगे जो पार्क ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, अरे कहां है, अच्छा उस रोड पे, अच्छा इस रोड पे। तो भाई, अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको रास्ता गलत बता दिया, तो आप भटक जाओगे। यही होता है कि अगर किसी को पता है रास्ता, डायरेक्ट कांटेक्ट, हमने देखा है, विजुअल क्यूज हैं, हम जाते हैं ना कहीं रास्ते पे, तो अच्छा ये बोर्ड बनेगा, ये चौराहा है, इधर से राइट मुड़ना है, ये विजुअल क्यूज हैं कि आपको पता है, आपने अपने लिए सहूलियत के लिए ये चीजें बना ली हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पूछते पाछते उस जगह पे बिल्कुल नहीं हो, और पूछते पाछते जा रहे हो, हमेशा पूछते पाछते, किसी ने गलत रास्ता बता दिया तो भटक जाओगे। तो यही कीड़ों के साथ हो रहा है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट या विजुअल क्यूज पे डिपेंडेंट है, वो तो एयर पोल्यूशन से उनको कोई दिक्कत नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने देखा, आप वहां पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन जो सेंट बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, उन पे है। स्टडी ने यही बोला है कि देखिए, जो एयर पोल्यूशन है, ये फीडिंग को इंपैक्ट करता है।
सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और फूड सोर्सेस कहाँ है उसको इम्पैक्ट करेगा ये, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंसेक्ट्स की एबिलिटी है कि खाना ढूंढना है ना, खाना और आपको रिप्रोड्यूस करना है, इन दोनों को इंपैक्ट करता है, ठीक है। और इससे 33% तक डिक्लाइन हो सकता है। ओजोन जो है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल, O3 सबसे ज्यादा हार्मफुल, सबसे ज्यादा खतरनाक जो है बताया गया है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स का रोल है ना इकोसिस्टम को बनाए रखने में 35% तक ये घटा देता है। लो ओजोन लेवल से जो है, जो भी करंट एयर क्वालिटी है, जैसे ओजोन लेयर अपने आप बन रही है, बनती जा रही है, ओजोन लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ओजोन जो है वो एक हार्मफुल गैस भी है। तो अगर लो ओजोन लेवल्स होंगे तो जो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड से कम है वो भी डेंजरस है, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में, और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को ग्रो करने में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन साइकिल भी है हमारी धरती की, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है वो भी इंपैक्ट करती है, समझ रहे हो। अब अगर लो लेवल पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे सांप हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होगी, है ना। तो लो लेवल्स भी डैमेजिंग है एक्चुअली। जो इनवर्टिब्रेट की परफॉर्मेंस पे चेंजेस आ रहा है वो हाई एयर पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंडेंट नहीं है, तो लो लेवल्स भी इनके लिए डैमेजिंग है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो हमारा ट्रोपोस्फियर, अगर उसमें ओजोन बढ़ेगी, ये एग्जांपल भी पूछा गया था अभी ट्रोपोस्फियर का 2022 मेंस में, ठीक है ना, तो इसका कंसीक्वेंस होगा, याद रखिएगा। हालांकि अभी इसमें ज्यादा स्टडीज की जरूरत है, बट यही है। भारत और रशिया की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन, तो पीएम मोदी को खुद जो है वो, अब देखिए ये करंट अफेयर वही मैं बता रहा हूं कि 4 दिन पहले भी करंट अफेयर आया था, इसलिए मैं कहता हूं उल्टा पढ़िए, करंट अफेयर उल्टा पढ़िए, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अब क्या है कि व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की जो है वो मुलाकात हुई, और पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है IR। तो क्या है, पीएम मोदी ने गए भाई मॉस्को विजिट की उन्होंने, और खुद व्लादिमीर पुतिन उनको लेने आए थे और खुद उनको ग्रीट किया, उनको अपने डाचा ले गए, वहां पे दिखाया, बोला आज आराम करिए, कल देखते हैं, कल अब काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ग्लोबल रेपरकशंस है, यूक्रेन, अमेरिका, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। तो 2019 के बाद 5 साल बाद पीएम मोदी रशिया गए, पहली एनुअल समिट हुई है 3 सालों में। आउटकम्स यही कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो और गहरे हो गए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जो रैपो है वो बढ़िया है नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, पुतिन के एफर्ट्स को बहुत तारीफ की गई, ठीक है, कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो बोला कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने पे हमको जोर देना चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट्स ठीक है, कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन हमको इकोनॉमी, पैसा जो है वो बढ़ाना चाहिए। $100 बिलियन तक ट्रेड हो जाएगा 2030 तक। अब भारत कितना बेचेगा ये बड़ी बात है। अभी $65 बिलियन पे हमारा ट्रेड खड़ा है, लेकिन $60 बिलियन भारत खरीदता है रशिया से, भयानक ट्रेड डेफिसिट है, हम कर्जे में हैं, और $5 बिलियन खाली बेचता है, ठीक है ना। ऑयल हम बहुत ज्यादा हमने इस बार रशिया से खरीदा, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए पुतिन सर ऐसा आप करिए नहीं। पीएम मोदी ने बोला, पुतिन ने बोला अरे कोई बात नहीं सर, हम हैं आपके साथ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी यार मेरी यार, ऐसा ही है। तो पीएम मोदी ने बोला अच्छा आप ऐसा कह रहे हो तो जो भारतीयों को आपने रिक्रूट करके रखा उनको छोड़ दो। बोला कि बिल्कुल छोड़ देंगे सर, आप हमारे वीरू हैं, हम जय हैं, या वाइसा वर्षा जो भी बोल दीजिए। गब्बर सिंह कौन है, गब्बर सिंह से तो यहाँ पे रशिया ने दोस्ती की हुई है चाइना से। तो यहां पे मिलिट्री परचेज, जब भी भारत रशिया जाता है मिलिट्री परचेज जरूर होता है कि हम ये हथियार बहुत पसंद आया हमको, ये हथियार रशिया से जरूर खरीदेंगे। लेकिन अभी कोई मिलिट्री परचेज की बात नहीं हुई, क्यों, रशिया ने डिले किया, ठीक है ना। और यही बोला कि भाई देखिए इंटरनेशनल अभी सेंसर है, आप खरीद नहीं सकते रशिया से। अभी भी देखिए भारत ने सबके साथ बढ़िया संबंध बनाए हुए, लेकिन अगर रशिया से बोले भारत क्या है, ये हथियार तो लेके जाएंगे, ये मिसाइल बढ़िया है, तो अमेरिका बोल गए क्या बेटा हमसे भी खरीद रहे हो उनसे भी खरीद रहे हो, ऐसा ये हमको ना कबूल है, समझ रहे।
तो पीएम मोदी का स्टेटमेंट आया कि अभी तो बैटलफील्ड का कोई सोल्यूशन नहीं, पीसी सोल्यूशन है। अभी वियना भी गए, वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, ऑस्ट्रिया गए मतलब। अब पीएम मोदी जो है जिस दिन गए उसी दिन रशिया ने एक मिसाइल मार दी यूक्रेन के चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे, 40 बच्चों की जान चली गई, है ना। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत बोला कि देख सकते हैं, देख रहा है विनोद, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे से गले मिल रहा है। यहां पीएम मोदी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर बताया गया। अमेरिका और यूक्रेन ने ओपनली बोला पीएम मोदी को कि बहुत गलत कर रहे हैं सर आप, क्रिटिसाइज किया। और भारत इस समय फिर अमेरिका से भी भारत को और यूरोप से भी भारत को एक अच्छा बैलेंस बना के चलना है, अच्छे संबंध बनाने हैं। हमको समझना पड़ेगा, भारत को अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि कहां है। ओके, भारत और अमेरिका के रिलेशंस की बात कर लेते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते हुए। जो बाइडेन पगला चुके हैं पूरी तरीके से। कभी व्लादिमीर जेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन बोल देते हैं, कभी कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं, कभी पीएम मोदी को सिद्धांत अग्निहोत्री बोल देते हैं। तो पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है अगेन आईआर। तो भारत और अमेरिका बोल रही कि फंडिंग बढ़ाते हैं, पैसा चाहिए गुरु। तो एक तरीके से हम जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसमें पैसा, देखिए अब भारत, अब रशिया गया है, अमेरिका ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन यहां पे बिजनेस की बात चल रही है, बिजनेस की बात। तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस पे करेंगे हम काम, किस पे पैसा देंगे हम? क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब पे हम खूब पैसा डालने वाले हैं। तो एनएसए, भारत के एनएसए अजीत डोवाल और अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन, उन्होंने ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो सेकेंड मीटिंग है इसको चेयर किया। और एआई पे, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और वायरलेस कम्युनिकेशंस पे हम काम करेंगे। चैलेंजेस क्या है? इतना आसान नहीं होने वाला है, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। अब यहां पे इंटरैक्शन बढ़िया होना चाहिए जो टेक इंडस्ट्री प्लेयर और सरकारों के बीच में। जैसे अगर मान लीजिए कि एलोन मस्क भारत आना चाहे तो आने दो। अब भारत वो क्यों आएंगे? चाइना में सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, वहां गए। तो भारत किसी को बुलाना तो भारत को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो अमेरिका और इंडिया का जो टेक प्रपोजल है उसके रिव्यू की बात चल रही है, जॉइंट सबमिशंस और रिसोर्स एलोकेशन की बात चल रही है। अभी अमेरिका और इंडिया की टेक पार्टनरशिप है, वो आप ये समझिए कि कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्री से आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। और नई फंडिंग्स हमको देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। स्पेशली अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो भारत में फैसिलिटी बनाएंगी, क्योंकि भारत में टेक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत का टेक सस्ता है। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका में जितनी भी टेक कंपनीज है उसमें आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज भारत के हैं। जितनी भी टेक कंपनीज हैं, भारत पूरी दुनिया को रूल कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि भारत में टैलेंट भी और कम दामों में ये मिल जाते हैं। जितने भी वीएफएक्स हैं उसमें देख लो भारत, भारत, सब जगह भारत छाया हुआ है। इन सभी कंडक्टर में भारत छाया हुआ है। ये चीज है। भारत चाहता है कि एआई रिसर्च रिसोर्स, जैसे अमेरिका की NAIRR है, अमेरिकन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च रिसोर्स, वैसे ही भारत भी इसी तरीके का कुछ बनाना चाहता है। तो भारत कह रहा है अमेरिका से हमारी हेल्प करो, फंडिंग करो। दोनों ही देश जो हैं वो चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई हो, कहीं एआई हम ही को ना मार दे, टर्मिनेटर 2 ही हो जाए हमारा। एथिकल, सेफ और प्राइवेसी प्रिजर्विंग इनोवेशंस हो। एथिकल हो कि भैया ऐसा ना हो कि तुम्हारी डेटा हम चुरा लिए, सुरक्षित रहे वो, और सबसे बड़ी बात प्राइवेसी होनी चाहिए। तो एआई डेवलपमेंट पे कोलैबोरेशन एक की डिस्कशन रहा जो AICTE मीटिंग रही है, ठीक है। जनरल एटॉमिक्स, टाटा, बाकी इंडियन स्टार्टअप्स, ये सब आए ICET मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, एप्पल को इन्वाइट नहीं किया। क्या हट अपना काम करो तुम, ऐसा कैसा नहीं था, नहीं इन्वाइट किया, जरूरत नहीं पड़ी। पंचनाथन ने ये बोला कि जो स्ट्रॉन्ग सिनर्जी और जो मोमेंटम है सरकारों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी पुशबैक नहीं हुआ। पॉजिटिव और कोऑपरेटिव इंटरैक्शन हमको यहां पे देखने को दोनों तरफ से मिली है। केस स्टडी, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, केरल, देख सकते हैं, बहुत ही दुखद हुआ, बहुत ही दुखद। पेपर 3 एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। 98 डेथ्स होती है टाइगर अटैक्स, 2013 से 2016 का ही आंकड़ा है, 2 सालों का। 2804 डेथ्स हो चुकी है एलिफेंट अटैक्स की 2009 से 2015 तक। 15 करोड़ पैसा स्पेंड हो चुका है अभी तक।
आप ये समझिए कि कई बार डेथ्स हो जाती हैं। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि भाई अब हमको टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा कि एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। तो लगभग 650 करोड़ 645 करोड़ का एक मास्टर प्लान बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है। स्टेट स्पेसिफिक मतलब क्या, किसी राज्य में पर्टिकुलर डिजास्टर है क्या, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। केरल गए हो कभी? जाओ केरल में, जाओगे ना केरल तमिलनाडु में, तो आपको ऐसे ही दिख, जो हाथी है ना वो क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। हाथी बहुत आम है, जैसे आपको गाय भैंस यहाँ पे दिखती है यूपी में, वहां पे आपको हाथी दिख जाएंगे। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार हमले हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, कई बार जानवरों की जान चली जाती है इससे। तो इसी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एक डिजास्टर है एक तरीके से, अगर आप देखो कि बहुत लोग मरते हैं, बहुत जानवर मर जाते हैं इससे। तो प्लान जो है, एक तो एमजी नरेगा, सेंट्रल स्टेट एलोकेशंस और बाकी स्कीम्स के थ्रू फंड किया जाएगा, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी है? 17 स्ट्रैटेजीज 3 साल में। 17 तो अच्छा खासा हो गया यार। तो अगले 3 सालों में 17 स्ट्रैटेजीज पे काम चलेगा, जिसमें एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम, रियल टाइम अपडेट्स, थर्मल सेंसर इक्विप्ड ड्रोन्स, कैमरा ट्रैप्स। अब जैसे एआई, अब देखिए थर्मल सेंसर बहुत बढ़िया कि वो भांप लेंगे कि यहां से, मतलब गर्मी से, इंसान की भी गर्मी है, एनर्जी है, जानवरों की भी एनर्जी है, तो गर्मी से भाप जाएंगे। आप समझ रहे हो, ठीक है ना। रियल टाइम अपडेट्स, फिर उसके बाद ड्रोन्स जो है भाई थर्मल सेंसर इक्विप्ड ड्रोन्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। एआई अलर्ट तुरंत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी जानवर आ रहा है, इंसान की जरूरत भी नहीं है, एआई से ही आपको अलर्ट चला जाएगा। कैमरा ट्रैप्स लगे होंगे ताकि सर्विलांस ज्यादा लगाया जा सके, कैमरों को ज्यादा लगाया जाएगा, सर्विलांस ज्यादा बढ़ाया जा सके। कई जगह अंधेरा है, चलते चले जा रहे हैं गाड़ी में, पता चला सामने हाथी है, ले तो सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व किया जा सके। एक ठीक ठाक डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप जानवर नहीं समझता है, जानवर के लिए आप खतरा हो, अगर उनकी प्राइवेसी आप इन्वेड करोगे तो वो ऐसी की तैसी कर देगा। हर कोई करके नहीं आ जाता है। कुत्ते को पुचकार दिया तो कुत्ता आ गया, हाथी को पुचकारोगे तो सूंड से लपेट के पटकेगा और कुचल के चला जाएगा, है ना। बाकी बैरियर और फेंसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल बैरियर्स की भी बात हुई है कि फिजिकल बैरियर बना दो ताकि ह्यूमन हैबिटेशंस में ये आ ही ना सके, बड़े तार या बड़ी दीवारें, कुछ इस तरीके का। तो सोलर फेंसिंग हो गया, सोलर फेंसेस हो गया, या एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस हो गया, इसको भी प्लान किया जा रहा है। बी हाई फेंसिंग, अब ये बायोलॉजिकल है। अब बी हाई फेंसिंग क्या है? लगभग 6.5 किलोमीटर का जो फॉरेस्ट बाउंड्री है, जैसे वेनाड बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें 2.5 किलोमीटर तो वेनाड आता है, बहुत ही खूबसूरत है। यहां पे आपको इतने हाथी मिल जाएंगे और वाइल्ड लाइफ के बीच में रोड्स गई हुई हैं, तो एक तरीके से एलिफेंट को ये रिपेल करता है, ठीक है ना। सदर्न सर्कल में काफी टेक्निक इसको ट्राई भी किया जा चुका है। इस तरीके से बीआई फेंसिंग होती है, तो ये एलिफेंट को दूर भगाने के लिए काम आता है। और उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, डेफिनेटली रिसर्च जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज को इनहांस करेगा, इवैल्यूएट करेगा। जैसे मिर्ची जो होती है, मिर्ची बायो फेंसिंग के लिए मिर्ची लगा दी ताकि एलिफेंट्स आ ही ना सेटलमेंट्स में, क्योंकि एलिफेंट्स का जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत ज्यादा, और याद करने की, याद हो रहता है उनको सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद वयाल्स, मार्शी ग्रासलैंड्स बनाए जाएंगे, वहां पे अच्छा खासा खाना दे दिया जाएगा ताकि ये इधर ही ना आ पाए। ओके, वाटर होल्स बनाए जाएंगे, डैम्स को चेक किया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। पानी, क्योंकि कई बार जानवर ना बहुत दूर चले जाते हैं खाना पानी की खोज में, जिसकी वजह से इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं। फिर आरआरटी, रैपिड रेस्पॉन्स टीम, इसको इंक्रीज किया जाएगा, ये 25 तक जाएंगी। ओके, 15 एग्जिस्टिंग टीम्स हैं। वॉच टावर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। सरकार ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए लगभग 110 करोड़ रुपए, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, और एडिशनल फंडिंग यहां पे की जाएगी। नाबार्ड, रीबिल्ड केरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये क्रिटिसाइज कर रही है अनऑथराइज्ड ट्री फेलिंग जो दिल्ली रिज में हो रही है, ठीक है ना। ये आखिरी हमारा करंट अफेयर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कर रहे हो बेटा, 420 पेड़ गिर गए। पीपल, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, पीपल जो है वो लगभग 2000 साल जीता है, और जो बरगद है वो 800 साल जीता है। लेकिन अगर ऐसे पेड़ गिरते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बोला कि बहुत गलत है, तुरंत एक्शन लीजिए। अब जस्टिस एएस ओका ने बोला कि जो सीनियर ऑफिसर्स है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि जो पेड़ गिरते जा रहे हैं उनको प्रायर सैंक्शन की जरूरत है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें हैं और ये एक ऑफेंस है, आपको ये भी बता दूं। तो जस्टिस ओका ने इसको जो अनऑथराइज्ड ट्री फेलिंग है, ये ब्रिजन एक्ट है कि आपको ऑथराइज नहीं किया था तब भी आप पेड़ काट रहे हो या पेड़ गिर रहे हैं, ये गलत है। आप एनवायरमेंट को समझते ही नहीं हो, है ना। तो ये आप रिजेस देख सकते हो, ये पूरा ये ग्रीन बेल्ट है एक तरीके की, सदर्न रिज है, साउथ सेंट्रल रिज है, ठीक है ना, नॉर्दर्न रिज है, दिल्ली के रिजेस है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज जो पेड़ हैं वो गिरे हैं। तो बेंच ने बोला कि दिल्ली सरकार ने 14 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें डीडीए पेड़ों को काट सकती है, फेलिंग ट्री का या तो खुद से गिर जाए या फिर ये यहां पे पेड़ काटे गए हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कैसे पेड़ को काट सकते हैं, आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है। जस्टिस ओका ने क्वेश्चन किया, क्या कोई भी ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म किया था? लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, ट्री अगर आप काट रहे हैं रिज एरिया में, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट को क्या कोई परमिशन मिली थी? नहीं मिली थी। अशोक कुमार गुप्ता जो कि डीडीए मेंबर हैं और आई विटनेस है, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था और बोला कि यहां पे जो एलजी ने ऑर्डर किया था कि आप पेड़ों को काट दो, 3 फरवरी को वो आए और उन्होंने ये बोला था कि पेड़ों को काट दो। कोर्ट ने डीडीए को ऑर्डर किया कि आप क्लैरिफाई करिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है क्या उनको ये दिया गया काम या इंडिपेंडेंट डिसीजन था डीडीए का। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी एफिडेविट देना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है भाई। दिल्ली सरकार जो है वो एफिडेविट दे हमको कि ये जो ऑफिसर्स हैं जिनको ये परमिशन दी गई, अनऑथराइज परमिशन दी गई, ठीक है, क्या एक्शन लिया उन्होंने और क्या कॉम्पनसेशन इन्वायरमेंट का जो डैमेज किया है, एक पेड़ गिरा रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, क्या तुमने कॉम्पनसेट किया बताओ हमको। तो जो सरकार है ये अनऑथराइज पावर को ये बंद करे, समझ रहे हो, ये चीज है। प्रीवियस कोर्ट की अगर बात करें तो 24 जून को बेंच ने ये बोला था डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषीष पांडा को कि जो एलजी विजिट आए, जितनी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली रिज को विजिट किया, आप उसके रिकॉर्ड बनाएं और बताएं कि जो ऑफिसर प्रेजेंट थे कि जो पेड़ गिरे हैं क्या वो एलजी नहीं बोला। तो वाइस चेयरमैन उस समय कोई डिटेल नहीं दे पाए 26 जून तक, तो इसीलिए मिस्टर गुप्ता के एफिडेविट पर रिलाई करना पड़ा। ये लेक्चर था, ये करंट अफेयर्स 15 जुलाई के। कल हम 16 जुलाई के देखेंगे। थैंक यू सो मच।